कैसे हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। हम क्लास 12th का साइंस और अध्याय का नाम है 4 और पाठ का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। चलिए जानते हैं ये पाठ में क्या है। चलिए पहली बात तो कार्बन पूरे भूपर्टी में जो होता है वो पाया जाता है। पूरे भूपर्टी में जो पाया जाता है 0.02%। भूपर्टी यानी जमीन के अंदर वो क्या है, इतना पाया जाता है। और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03% ना। भूपर्टी मतलब जमीन के अंदर जो पाया जाता है कार्बन है 0.02%। और जो पूरे वायुमंडल यानी वायु में जमीन के ऊपरी सतह में जो पाया जाता है जमीन से ऊपर वो कितना है 0.3%। कार्बन मतलब काला पदार्थ, यानी जो भी हम कुछ जलाते हैं और वो सब का प्राप्त होता है काला, यानी उसी भी कार्बन के बहुत सारे रूप होते हैं। अब उसके बाद कार्बन की जो होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है कार्बन का 6, यानी परमाणु क्रमांक 6 हुआ तो इलेक्ट्रॉन भी 6 हुआ और प्रोटॉन भी 6 होता है। क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो प्रोटॉन भी 6 है। तो यह कार्बन जो होता है इसकी जब संयोजकता करेंगे, ध्यान दीजिए, कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और कितना आता है 6। यहाँ दूसरा कक्षा है ना, यहाँ कितना होना चाहिए 8। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करे या ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो दोनों कंडीशन होता है। तो कार्बन क्या बनाता है आपका C+4 बनाता है। क्या बनाता है C4। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन भी बना सकता है, लेकिन यह कठिन होता है। क्योंकि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितना होता है 6। ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, यानी जब C-4 बनाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10, और प्रोटॉन कितना रहेगा 6 रहेगा। तो 6 प्रोटॉन के साथ को 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, तो ये क्या होता है कठिन। तो C-4 जो होता है वो नहीं बनता है, कठिन होता है। और हमारा कार्बन जो बनाता है आपका ये कितना बनाता है +4। कार्बन क्या बनाता है +4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो इसमें कार्बन में अब 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो यानी कार्बन में ऐसे हुआ चारों तरफ त्याग सकता है कार्बन इलेक्ट्रॉन, या एक साइड 2 साइड ऐसे त्याग सकता है, या दोनों साइड 2-2, या एक साइड 3 इलेक्ट्रॉन, या एक ही साइड 4-4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है ना। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया। अब देखिए कि संयोजकता जो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो संयोजकता कहलाती है, जो जितना ग्रहण करता है संयोजकता। जैसे कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 4। और अगर क्लोरीन है -1 रिसीव करता है तो इसकी भी संयोजकता कितना होगी 1। संयोजकता प्लस या माइनस नहीं होती, वो हमेशा क्या होता है एक नंबर होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं अथवा ग्रहण करते हैं। अब देखिए आगे है संयोजकता हो गया। अभी देखिए इनकी संरचना बाद में देखते हैं, पहले इधर देखते हैं। कार्बन में आबंध, कार्बन में जो आबंध होता है सहसंयोजक आबंध होता है। कार्बन में कौन सा आबंध होता है सहसंयोजक आबंध होता है। कार्बन जहाँ भी C दिखे वहाँ पे सब सहसंयोजक आबंध होता है। और कार्बन में कितनी संयोजकताएं होती हैं 4, और कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है 4 इलेक्ट्रॉन तक के धन आयन बनाता है। समझ में आया। अब देखिए अगला है कार्बन के बहुत सारे अपरूप होते हैं। क्या होते हैं अपरूप, जैसे कार्बन के अपरूप क्या है हीरा है, ग्रेफाइट है, और क्या है फ्लोरीन है। तो देखिए कार्बन क्या है, कार्बन अगर देखा है तो अधातु है। क्या है अधातु। ये उष्मा का कुचालक नहीं होता, उष्मा का कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता। जैसे आपके आयनिक यौगिक जैसे NaCl है, KCl है, ये आयनिक यौगिक हैं। इनकी आबंध ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जबकि जो अपन कार्बन है कार्बन की आबंध ऊर्जा क्या होती है कम होती है। क्योंकि NaCl के बीच में जो आकर्षण बल है बहुत अधिक होता है, और कार्बन के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है। आपका KCl है, इसके बीच में जो बल पाया जाता है वो बहुत अधिक पाया जाता है, और जो आपका कार्बन है उसमें क्या होता है बहुत कम बल पाया जाता है। इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, जबकि कार्बन का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है निम्न होता है, इनसे निम्न। इसमें ढेर सारे अपवाद भी हैं। जैसे इसका अपरूप, कार्बन का अपरूप होता है हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है। कार्बन का अपरूप क्या होता है हीरा होता है,
और ग्रेफाइट होता है फुलरेन होता है। हीरा चमकदार होता है जबकि अधातुएं चमकती नहीं हैं। ये बहुत कठोर होता है, इसका गलनांक क्वथनांक दोनों बहुत उच्च होते हैं, बहुत अधिक। ग्रेफाइट क्या है आपका मुलायम ठोस है और यह विद्युत का क्या होती है सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक। फुलरीन है, फुलरीन भी जब कैथोड और एनोड की छड़ों को गर्म कर दें तो फुलरीन प्राप्त होता है, यह भी उसी का है अपरूप है। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे कार्बन में बहुल आबंध बनाने की क्षमता होती है। कौन होती है? बहुल आबंध, यानी बहुल आबंध कार्बन अभी बताया गया था, कार्बन आपका एकल बंध बनाता है ऐसे ऐसे। अगर यहाँ से हट के ऐसा कार्बन क्या हो गया डबल बंध, द्विक बंध हो गया। यहाँ से हट के क्या हो गया त्रिक, यानी कार्बन त्रिक बंध भी बनाता है। यहाँ से हट के क्या हो गया यहाँ, यानी चतुर्बंध। कार्बन में जो होता है बहुल बंध बनाने की क्षमता होती है, एकल बंध, द्विक बंध और त्रिक बंध, बहुत सारे बंध बनाता है। अब देखिए कार्बन यौगिकों में दो तरह हो जाता है, कई तरह का दो, जिसे एक में मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है और एक में क्या है डबल है, एक में क्या है ट्रिपल है और एक में जैसे ट्रिपल, इतना है। अब देखिए ध्यान से, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे ट्रिपल है, यहाँ भी ट्रिपल है ना, तो सिंगल बॉन्ड वालों को अलग रखा गया और डबल ट्रिपल वालों को अलग, तो उसको अलग अलग कटराइज किया गया, अलग अलग रखा गया। अब देखिए जो हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से होता है इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में दो पार्ट है। पहली बात कार्बन में हाइड्रोकार्बन में कितने पार्ट हो गया दो पार्ट, कितने पार्ट दो। एक इसमें एकल बंध पाया जाता है, एक वो पार्ट जिसमें एकल बंध पाया जाता है, एक दूसरा पार्ट जिसमें द्विक बंध या त्रिक बंध पाए जाते हैं। कई बंध? त्रिक बंध। तो जो एकल बंध पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे वे हाइड्रोकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन की एकल बंध पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दो पार्ट हुआ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रो वे कार्बन होते हैं जिसमें एकल बंध पाया जाता है। इसमें आपके एल्केन श्रेणी के सारे उदाहरण जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अभी इन सब के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा, बस इतना जानते रहिए। आपका मेथेन का सूत्र होता है CH4, एथेन का C2H6 और C3H8, ये एल्केन श्रेणी का सूत्र है। और ये हो गया, ये मेथेन है, एथेन है और प्रोपेन है। जिसमें एकल बंध पाया जाता है वो क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जिसमें द्विक बंध या त्रिक बंध पाया जाता है उसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका हो जाएगा C2H4, C3H6, एल्कीन श्रेणी। यह में एथीन है, प्रोपीन है। अगर यहीं कर देंगे C2 तो ये हो जाएगा एथाइन हो जाएगा। एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी जो है वो किसके उदाहरण होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ध्यान दीजिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इनको क्या बोलते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का? पहली बात कार्बन पदार्थ कितने प्रकार का? दो प्रकार के, एरोमेटिक, एलिफैटिक। एलिफैटिक में हम लोग कितने पार्ट पढ़े? दो पार्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका बेंजीन आता है, साइक्लोपेंटेन आता है, यही सब आते हैं। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो समावयता प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? समावयता। उसे क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिए, समावयता शब्द, समावयता शब्द बस जानते रहिए कि वे पदार्थ जिनका अणुसूत्र नहीं बदलता, संरचना बदल जाता है, वे क्या कहते हैं? समावयता प्रदर्शित। वे समावयवी पदार्थ कहलाते हैं। वे यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र नहीं बदलता लेकिन संरचना बदल जाता है उसे कहते हैं समावयता, समावयवी कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आपका C2H5Br है, C3 कहते हैं, देखो C3H7 और Br है, ये समावयता प्रदर्शित करता है। अभी समावयता डिटेल में बताया जाएगा, बस इतना जानते रहिए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो समावयता प्रदर्शित करते हैं। क्यों? उनका अणुसूत्र नहीं बदलता, संरचना बदल जाता है। क्या बदल जाता है? संरचना।
देखिए संरचना का मतलब कैसे है, देखिए ध्यान से, इसमें श्रृंखला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? श्रृंखला। ऐसे ऐसे है तो इसमें क्या होता है, एक इधर आ जाता है और एक इधर, ऐसे। कार्बन में क्या होती है? श्रृंखला। तो इसमें देखिए सीधी लाइन है, देखिए इसको आप सीधा लिखेंगे, सीधा कैसे होगा? ऐसे होगा, सीधी लाइन होगी नहीं। आप इसको सीधा ना करके यहाँ से मोड़ दीजिए, क्या कर दिए? मोड़। तो जिसकी संरचना बदल जाती है, देखिए पहले सीधी थे, कैसे हो गया? मुड़ गया। अभी इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, समावयता। बस जानते रहे समावयता किसे कहते हैं? जिनका अणुसूत्र नहीं बदलता और संरचना बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? समावयता। हाइड्रोकार्बन कितने पार्ट? 2 पार्ट, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में 2 पार्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध बनाते हैं, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो द्विक बंध या त्रिक बंध बनाते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आपका एल्कीन श्रेणी के सारे हो गए, एल्काइन श्रेणी के सारे हो गए, जैसे मेथीन, एथीन, प्रोपीन, एथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, पेंटाइन, ये सब होते हैं। अभी इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। चलिए अगला है आपका बेंजीन है, साइक्लोपेंटेन है, ये सब किस में आते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में। एरोमेटिक में कौन आते हैं? जो समावयता प्रदर्शित करते हैं। चलिए बेंजीन आपके किस में आते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए कार्बनिक यौगिकों का दहन, कार्बनिक यौगिकों का दहन, यानी कार्बन को जब जलाते हैं तो क्या मिलता है? दहन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा प्राप्त होती है। देखिए सी को जब O2 से जलाते हैं तो क्या होता है? CO2 प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है? उष्मा। क्या प्राप्त होता है? उष्मा। यानी कार्बनिक पदार्थ है ना, काला आपका लकड़ी है, लकड़ी को जलाएंगे क्या होगा? लकड़ी को जब जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और क्या मिलेगा? उष्मा। और आपका पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है? कार्बनिक यौगिक हैं। जब कार्बनिक यौगिकों को जलाते हैं तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, उष्मा मिलेगा, और क्या? जल प्राप्त होता है। यानी कार्बनिक यौगिकों को जब जलाते हैं तो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जल प्राप्त होगा, और क्या होगा? उष्मा प्राप्त होगी। जैसे आपका LPG गैस, इसको जलाते हैं तो उष्मा प्राप्त होता है कि नहीं? वही चीज़ LPG गैस हो गया। आपका डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है? कार्बनिक यौगिक। जो भी पृथ्वी पर दिख रहा है सब कार्बनिक यौगिक है, जिसको जलाने से कार्बन प्राप्त होता है, काला पदार्थ निकलता है, वो सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ। अब देखिए ईंधन है, तो कार्बनिक पदार्थ का ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे आपका पेट्रोल है, बाइक चलाने में लगता है, डीजल मोटर गाड़ी, बड़ी बड़ी वाहन चलते हैं, तो ये ईंधन के रूप में उपयोग होता है। कोयला, अब कोयला देखिए, कोयला जो होता है, कोयला बना कैसे? कोयला, ध्यान दीजिए, कोयला को पेट्रोलियम, काला, देखो पेट्रोलियम को सोना भी कहते हैं, ये काला सोना भी कहते हैं। कोयला क्या है? काला सोना भी कह सकते हैं। कोयला बना कैसे? जब कोयला जब पृथ्वी पर उथल पुथल होता है, यानी क्या कहते हैं, एक तरह से प्रलय आता है, तो पृथ्वी के जो ऊपर के नीचे पूरा सिस्टम हो जाता है, तो यानी जो पेड़ पौधे हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं? पृथ्वी के नीचे, और दबे दबे कई साल, हजारों करोड़ों वर्ष बीत जाता है, तो धीरे धीरे दब के वायु की अनुपस्थिति में क्या बन जाते हैं? कोयला बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कोयला। अब कोयला बन गए, अब कोयला दबे दबे हजारों करोड़ों साल बाद, उसके बाद कोयला बनने के बाद अगर वहाँ पर बैक्टीरिया का हमला हो गया, किसका हमला हो गया? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का अगर हमला हो जाता है तो वह किस में बदल जाता है? पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और प्राकृतिक गैस में। यानी पेड़ पौधे, फर्न इत्यादि अवशेष जब पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं कई किलोमीटर के नीचे और हजारों करोड़ों साल दबे रहते हैं वायु की अनुपस्थिति में, तो वो क्या बन जाते हैं? कोयला। क्या बन जाते हैं? कोयला। उसके बाद अगर फिर वहाँ पर बैक्टीरिया का हमला होता है, किसका हमला होता है? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का जब हमला होता है तो वहाँ पर पेट्रोल, डीजल इत्यादि में सब परिवर्तित हो जाता है। इसे पेट्रोलियम को चट्टान का तेल भी कहते हैं, क्योंकि यह पत्थरों के नीचे दबा होता है। हमारी पृथ्वी की भूपटल के अंदर ये तेल पाए जाते हैं। समझ में आया? अपने देश में कहाँ पाया जाता है? डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है? असम में। चलिए पहली बार वही तेल का खोज हुआ था, पेट्रोल का। अब नीली ज्वाला था, पीली ज्वाला। देखिए जब हम नीली ज्वाला, ध्यान दीजिए, नीली ज्वाला और पीली ज्वाला। देखिए जब हम पीली ज्वाला, ध्यान दीजिए, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो इसमें देखिए एक पीला ज्वाला निकलती है, उसकी लौ, और एक नीला। जब नीला निकलता समझिए उसका पूर्ण दहन हो रहा है, यानी लकड़ी बहुत अच्छे से जल रही है।
जब अच्छे से नहीं जलती, धुआं अधिक निकलता है, तो वहाँ ज्वाला क्या होती है, पीला होता है। क्या होता है, पीला। अब जैसे आपका गैस LPG है, उसको जलाते हैं तो नीला दिखता है, अगर तेज कर दिए नीला दिखता है, और तो ये आपका क्या है, उसका यानी पूर्ण दहन अच्छे से हो रहा है। अगर वहीं पीले की बात करेंगे, अगर तो मोमबत्ती होता है, क्या होता है, मोमबत्ती। अब मोमबत्ती जब जलती है तो क्या क्या देती है, पीली ज्वाला देती है। क्या देती है, पीली। यानी मोमबत्ती का पूर्ण तरह से दहन नहीं हो रहा है। तो जब पूर्ण तरह से दहन होता है तो कैसी ज्वाला निकलती है, नीली ज्वाला। कौन सी ज्वाला, नीली। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर अब उसके बाद आता है, इन सब को अच्छा देख लेते हैं हम पहले। तब देखिए, ये सब जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही, यानी बंध बन रहा है। जैसे H2 है आपका, क्या है, H2 का बंध कैसे बनता है, रुकिए अच्छा इसको बाद में देखते हैं, पहले इधर देख लेते हैं थ्योरी वाले चैप्टर। अब देखिए थ्योरी ना, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर उसके बाद आता है, ये देखिए एल्कोहल है, एल्कोहल एक शब्द आता है, इसमें है आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं एल्कोहल मतलब वाइन, एल्कोहल यानी वाइन। और एल्कोहल में देखा जाए तो खासकर होता है एथिल एल्कोहल। क्या होता है, C2H5OH, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल से होता क्या है, यह एक औषधि है और इसकी मात्रा खतरनाक होती है अगर आप स्वयं से लेंगे तो। यह एल्कोहल यानी शरीर में करता क्या है, एल्कोहल जब शरीर के अंदर जाता है तो शरीर के अंदर क्या क्या कमियां हो जाती, उपापचय क्रिया प्रभावित होती है, यानी आपका पाचन सिस्टम खराब हो जाता है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, जो हमारी तंत्रिका तंत्र है वो खराब हो जाता है, तो हमारी मानसिक दुविधा होने लगती है, उनीदापन आने लगता है, हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ने लगती है। मांसपेशियाँ क्या पड़ने लगती है, कमज़ोर, एल्कोहल पीने से। एल्कोहल और मेथेनॉल, और उसी में ना एल्कोहल से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है का, मेथेनॉल। एल्कोहल से पहले क्या आता है, मेथेनॉल। इस श्रेणी में अभी आप पढ़ेंगे तो पहले मेथेनॉल आएगा, फिर एल्कोहल। मेथेनॉल अगर मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा इंसान क्या लेती है, जान ले सकती है। क्यों, मेथेनॉल जब पेट में जाता है तो वो मेथेनॉल बना लेता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। यानी एल्कोहल जो पीता है वो शरीर के बहुत ज़्यादा हानिकारक है। क्यों, क्योंकि हमारी तंत्रिका तंत्र को पूरी बुरी तरह से प्रभावित कर देती है, उपापचय क्रिया हो जाती है कमज़ोर, हमारी सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। मांसपेशी, हमारा शरीर, मांसपेशी मतलब शरीर की बनावट जो मांसपेशी है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाती है। ये सब तमाम क्रियाएँ हैं। अब देखते हैं आगे। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, पहला है ऑक्सीकरण। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण। ध्यान से देखिए, ऑक्सीकरण यहाँ लिखा है, तो ऑक्सीकरण पहले जान लेते हैं होता क्या है। ऑक्सीकरण, ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण जब यौगिकों में ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की ह्रास हो तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। जैसे ये पदार्थ है, देखिए जहाँ पर एथिल एल्कोहल है, इसका जब सांद्र पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4+ उष्मा के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ये जो एथिल एल्कोहल है किस में बदल जाता है ये, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, एथिल एल्कोहल किस में बदल गया, एसिटिक अम्ल में। एसिटिक अम्ल, देखिए पहले यहाँ पर कितना ऑक्सीजन था, 1, अब कितना है, 2। कितना है, 2। तो ऑक्सीजन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि। ध्यान दीजिए, अगर ऐसी अब क्रिया हो रही है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, दोनों एक साथ होता है, ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का ह्रास। देखिए यहाँ कितना है हाइड्रोजन, 2, देखिए हाइड्रोजन 3 है, 2 5 और 1 6, यहाँ कितना है 3 और 1 4, वहाँ 6 था, यहाँ कितना हो गया 4, 2 घट गया ना, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन आ गया। पहले ऑक्सीजन कितना था 1, अब कितना हो गया 2। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जब क्रिया में ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और आपका ये रिएक्शन है। चलिए अगला देखते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। ये जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक कैसी अभिक्रिया देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, योगात्मक अभिक्रिया ना देख लीजिए, योगात्मक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का योग।
क्योंकि देखो यहाँ पर ये R है, R माने होता है एल्किल ग्रुप, R माने क्या होता है एल्किल। जैसे आपका CH3 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, C3H7 हो जाएगा, C4H9 हो जाएगा, C5H11 हो जाएगा, ये सब कुछ भी होता है एल्किल ग्रुप है। R माने एल्किल ग्रुप। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, क्या बात है डबल। जब इसको निकिल की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो यहाँ क्या होता है सिंगल बॉन्ड, क्या होता है सिंगल बॉन्ड। और देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन अभी नहीं है, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का योग होना या अन्य पदार्थों का, अन्य परमाणुओं का जुड़ना ही क्या कहलाता है योगात्मक अभिक्रिया। देखिए ध्यान से, इसमें देखिए कार्बन में कितने संयोजकता होती है 4, इसको 4 भुजा चाहिए, चाहे जिधर चाहे ऐसे चाहिए, चाहे एक ही तरफ से चाहिए, चाहे जैसे, लेकिन इसको 4 चाहिए, इसको 4 चाहिए किसी भी हालत में। यहाँ कितना था, ये एल्किल ग्रुप है, ये भी एल्किल ग्रुप है, यहाँ भी एल्किल ग्रुप, यहाँ भी। अब जब हाइड्रोजन के साथ योग होता है तो ये जो डबल बॉन्ड है क्या होता है सिंगल बॉन्ड। कितना सिंगल बॉन्ड। कार्बन को कितना चाहिए 4, यहाँ 2 है, एक ही कहाँ 1 4, इसको भी 4 चाहिए, एक इधर से 2 और एक इधर से, तो एक कहाँ हो गया यहाँ, दोनों स्थान पे क्या हो गया हाइड्रोजन का योग। हाइड्रोजन का योग हुआ तो क्या होता है योगात्मक अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी R है और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर कार्बन कितने चाहिए 4 चाहिए, 4 भुजा चाहिए कार्बन, चाहे जिधर से, चाहे इस साइड से, इस साइड 4 भुजा चाहिए। तो यहाँ पर आपका एल्किल ग्रुप है ही, एल्किल ग्रुप का है ही। अब यहाँ पर हम, यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड था, क्या है डबल बॉन्ड। जब हाइड्रोजन का योग है किसकी निकिल की उपस्थिति में तो ये टूट गया, ये टूट के क्या बन गया यहाँ पर H आ गया, क्या आ गया H। पहले क्या था असंतृप्त था, डबल बॉन्ड था, अब क्या हो गया संतृप्त हो गया, अब क्या हो गया संतृप्त। तो इसे बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। यहाँ एक शब्द आया है निकिल, निकिल क्या है उत्प्रेरक है, क्या है उत्प्रेरक। ध्यान दीजिए उत्प्रेरक होता क्या है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक 2 प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक और दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या होता है धनात्मक उत्प्रेरक और दूसरा ऋणात्मक। उत्प्रेरक किससे कहते हैं, उत्प्रेरक वो पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है अथवा घटा देता है। जैसे अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया हो रही है, अगर उसकी हम दर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा धनात्मक अभिक्रिया, और घटा देंगे तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक। बढ़ाने का मतलब ये है कि अभिक्रिया मान लीजिए 1 घंटे में पूर्ण होती, तो जैसे उत्प्रेरक आया वो आधे घंटे में पूर्ण हो गई। कितने घंटे में, आधे घंटे में। तो ये समय को बढ़ा दिया, मतलब समय नहीं, उस समय को घटा दिया, यानी जल्दी अभिक्रिया करा दिया, तो क्या हो गया धनात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है, जैसे 1 घंटे में अभिक्रिया होती, ये आया 2 घंटा कर दिया, कई घंटा 2 घंटा लेट कर दिया ना, जिसे बोलेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। यानी उत्प्रेरक क्या करता है, और खुद उत्प्रेरक की विशेषता होती है कि खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल वो प्रोत्साहित करता है या हतोत्साहित करता है। प्रोत्साहित करेगा तो तेज हो जाएगा, हतोत्साहित करेगा तो क्या हो जाएगा धीर हो जाएगा। एक तरह से देखिए जब जो 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं और तीसरा आके उसके झगड़ा को और बढ़ा दे तो क्या कर दिया धनात्मक उत्प्रेरक, और उसको और झगड़ा को घटा दे तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब चलिए देखते हैं आगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाँ, जो एथिल एल्कोहल होता है ये कैसा देता है, देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसे C2H5OH है, इसकी क्रिया जब Cl से होती है, किससे होती है Cl से, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की। देखिए जब इसकी क्रिया Cl से होती है तो क्या बनता है आपका C2H5Cl प्लस HCl बनता है। क्या बनता है एथिल एल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये देता है क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे आपका मेथेन है और Cl से क्रिया होगी तो क्या होगा CH3Cl प्लस HCl देता है, ये देता है। ये कार्बनिक यौगिक हैं, जब क्लोरीन से क्रिया करते हैं तो देखिए कौन सा एल्कोहल है, कौन श्रेणी एल्कोहल श्रेणी, यानी कार्बनिक यौगिक है। जब क्लोरीन से क्रिया करती है तो क्या एल्किल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ये देखिए एथिल एल्कोहल था, क्लोरीन से क्रिया क्या हो गया एथिल क्लोराइड और क्या बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला है क्लोरोनीकरण। एक हेडिंग आता है क्लोरोनीकरण होता है। क्या होता है क्लोरीनीकरण।
यानी जब क्रिया होती है देखिए क्या होता है आपका, देखिए C2H6 प्लस Cl2। जब क्रिया होगी तो कहता है क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा C2H5Cl हो जाएगा, C2H5Cl। तो क्या हो गया, क्लोरीनीकरण। इसको और डिटेल से देखते हैं, रुकिए 1 मिनट, ध्यान दीजिए, क्लोरीनीकरण ना। चलिए सही है। अब देखिए आगे यहाँ पर देखने आगे देखते हैं क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण मतलब होता है उसमें क्लोरीन परमाणु जुड़ता चला, जैसे मेथेन है प्लस Cl2 से क्रिया हुआ किसके, हाइड्रो, यहाँ देखिए H म्यू लिखा है, क्या लिखा है, H म्यू, यानी यह H म्यू का मतलब समझ लीजिए सनलाइट, सूर्य की जो प्रकाश होती है वो ऐसे आती है बूंद बूंद रूप में, जैसे पानी बरसता है उस टाइप सूर्य की प्रकाश आती है। और ये प्रत्येक इसको बंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बंडल या फोटान ऊर्जा, फोटान। और फोटान ऊर्जा का मान कितना होता है, H म्यू, इसे क्या बोलते हैं, H म्यू। तो जब इसकी क्रिया होती है तो क्या बनता है, मेथिल क्लोराइड, और क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये इससे क्रिया कर लेगा CH3Cl और प्लस HCl बनाता है। यह किससे क्रिया किया, और किसकी उपस्थिति में, सूर्य के। और यह सूर्य के उपस्थिति डायरेक्ट नहीं होती, नोट पॉइंट, सूर्य की स्पीड अगर डायरेक्ट होगी तो क्या बन जाएगा, विस्फोट के साथ ये बनेगा किसमें, विस्फोट के साथ। अब देखिए इसको दोबारा क्रिया कराते हैं, CH3Cl फिर HCl, ये संतुलित कर लीजिएगा अगर नहीं होगा तो। ध्यान दीजिए CH3, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे CH3 था, पहले देखिए H कितना था, 4, कितना हो गया 3, अब कितना है 3, कितना हो जाएगा 2, और Cl2 बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा HCl, यानी क्लोरीनीकरण में क्लोरीन बढ़ता चला जाएगा। फिर अगला देखिए CH2 और Cl2, फिर Cl से क्रिया होगा Cl2 से, तो CHCl3 बना लेगा, क्या बना लेगा, Cl3 और HCl। अब देखिए फिर देखिए क्लोरीन एक और बढ़ गया, हाइड्रोजन एक और घट गया, इसी कहते हैं क्लोरीनीकरण, यानी हाइड्रोजन बढ़ता जाएगा और हाइड्रोजन घटता चला जाएगा और क्लोरीन बढ़ता चला जाएगा, इससे क्या बोलते हैं, क्लोरीनीकरण। समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। अगला इसमें देखिए मिसेल है, देखिए मिसेल मतलब समझिए कि आप कपड़ा साफ किए हैं, जो साबुन होता है, साबुन को हम लोग पहले घोलते हैं, फिर उसमें कपड़ा डालते हैं, फिर देखते हैं अगर कपड़ा को निकाल ले, साबुन के अंदर जो घोल जो बचता है घोल, उसमें देखिए मिट्टी बालू कंकड़ सब रहते हैं, मैल एक तरह से होता है, उसी को मिसेल बोलते हैं। मिसेल समझते कैसे हैं, मिसेल में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्या, CH3CONA, यह होगा आपका, यह किस में होगा, इसे क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट, क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट, यह होता है आपके साबुन में, या फिर ये होता है कि यही सब होते हैं आपके साबुन में, इसी का मिश्रण होता है। इसको जब जल में घोलते हैं, किस में घोलते हैं, जल में, तो जब इसको जल में घोलते हैं तो आप देखिए ये CH3COO, ध्यान दीजिए CH3COO और Na का बनाता है प्लस, अगर इसका साबुन होगा तो क्या बनेगा, CH3OO, यह प्लस बनाएगा और क्या बनाता है, माइनस, क्या होता है, माइनस। तो यह जल रागी होता है, क्या होता है, जल रागी, और यह क्या होता है, जल विरागी होता है, जल विरागी। ध्यान दीजिए यह जल रागी, उसी तरह यह भी क्या है, जल रागी है, जल रागी, और यह क्या है, जल विरागी। ध्यान दीजिए जल विरागी। अब देखिए जल रागी का मतलब है जल से क्रिया कर लेता, और जल विरागी मतलब है जल से क्रिया नहीं करता। किससे क्रिया करेगा, मैल से, मैल से। ये जल रागी है, जल से क्रिया कर लेगा, किससे क्रिया, मैल से। जैसे आप कपड़ा धोते हैं, कपड़ा जब धोएंगे तो उसमें जब बाल्टी में साबुन डालेंगे, साबुन को घोलेंगे पानी में, तो वो साबुन जो है 2 पार्ट में बटेगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं सब, या Na होगा या पोटेशियम होगा, या फिर कैल्शियम वैल्शियम हो सकता है, कुछ भी यही होता है। इसको जब ये एक तरह से आपका डिटर्जेंट है या पाउडर है या साबुन है, इसको जब घोलेंगे इसका 2 पार्ट होगा, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। अगर इस टाइप का साबुन है तो इसमें भी क्या 2 पार्ट होगा, एक माइनस वाला एक
प्लस वाला। तो जो माइनस वाला होता है वो जल से क्रिया करके क्या बनाता है, जल रागी। और जो वाला प्लस वाला होता है क्या होता है, जल विरागी। यह जल से क्रिया नहीं करता। अब यह जल से क्रिया करेगा, जल में घुल जाएगा। यह जल विरागी होता है। यह किससे क्रिया करेगा, जल से नहीं क्रिया करेगा ना। तो जब जो आप कपड़ा डालेंगे जो उसमें मैल होगा वह उससे क्रिया कर लेगा और उसके साथ जाके जुड़ जाता है। कौन सा, Na। अगर ये वाला है पोटेशियम एसीटेट वाला साबुन है, इस टाइप के इसमें के है, तो ये के किससे क्रिया कर लेगा, आपके जाके कपड़े की मैल से क्रिया कर लेगा और यह जल से क्रिया कर लेता है। समझ में आया, यही है मिसेल। इसे क्या बोलते हैं, इस पूरी संरचना क्या बोलते हैं, मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल। समझ में आया। अब मिसेल का जो चित्र होता है अगर देखेंगे तो चित्र किस टाइप होता है, ए इसका ऐसे ऐसे अगर है तो ऐसे ऐसे होता है, और यहाँ क्या होता है, केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र। अब जो माइनस वाले होते हैं, कौन से होते हैं, माइनस वाले ऊपर होते हैं, CH3OO माइनस। और यहाँ भी CH3OO माइनस, यहाँ भी CH3OO। सारे माइनस वाले कहाँ होते हैं, ऊपर। कहाँ होते हैं, ऊपर। सारे माइनस वाले कहाँ होते हैं, ऊपर। और ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो केंद्र में होता है, अगर Na वाला है तो Na प्लस होगा, और K वाला है तो K प्लस होगा। तो केंद्र में कौन होता है, ये होता है। तो इनको जो इसको सिर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पुच्छ बोलते हैं। ये सिर होता है और ये पुच्छ, इनका कनेक्शन रहता है लेकिन सिर और पुच्छ की तरह। सिर में कौन है, माइनस वाला, और पुच्छ में कौन है, ये कहाँ होता है, बीच में, केंद्र में होता है। प्लस वाला कहाँ है, केंद्र में है। कहाँ है, केंद्र में। और ये माइनस वाले कहाँ है, किनारे किनारे। तो मिसेल जब बनता है तो पुच्छ पर कौन है, सोडियम, और कहाँ है, केंद्र पर है। और ये आपका ये कहाँ है, हेड है। ये क्या है, हेड की तरफ है। किसकी तरफ है, ये हेड बोलते हैं, इसका बोलते हैं पुच्छ बोलते हैं। ये आपका क्या है, मिसेल की संरचना। चलिए अब देखते हैं अगला इसमें एक है जल की कठोरता का शब्द आता है। जल की कठोरता, ध्यान दीजिए। जल दो तरह का होता है। कितने तरह, एक कठोर जल, एक देखिए जल को अगर सुन लीजिए, जल में शुद्ध जल की बात होती है तो अशुद्ध जल सबसे शुद्ध जल होता है, और अशुद्ध जल में करंट का प्रवाह नहीं होता। अगर आपके जल में करंट का प्रवाह हो रहा है तो अशुद्ध जल नहीं है। अशुद्ध जल में करंट का प्रवाह नहीं होता। अशुद्ध जल मतलब कि देखिए अशुद्ध जल में आयन नहीं पाया जाता है, इसलिए करंट का प्रवाह नहीं होता। ठोस में करंट यानी धारा का प्रवाह कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। द्रव में किसके द्वारा प्रवाह होता है, आयन के द्वारा। किसके द्वारा, आयन, धन आयन अथवा ऋण आयन। तो जो आपका अशुद्ध द्रव है जल, उसमें कोई आयन नहीं पाया जाता है। अगर कोई पूछे कि जल में विद्युत प्रवाह होता है कि नहीं, तो अशुद्ध जल में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। अब देखिए जल दो तरह की हुआ। जल कितने तरह का, दो। एक आपका मृदु जल हुआ। कौन जल, मृदु जल। और ये एक कौन हुआ, कठोर जल। कौन जल, कठोर। अब मृदु जल मतलब पीने योग्य है। यह क्या है, पीने योग्य या पीने वाला जल। ये कठोर जल, कौन जल, कठोर जल। अब कठोर जल में दो हुआ। कठोर जल ये पीने योग्य नहीं है, ध्यान दीजिए, ये पीने योग्य नहीं है। कठोर जल क्या होता है, पीने योग्य नहीं होता है। क्योंकि देखिए कठोर जल में अब पीने योग्य नहीं होता है, ये क्या होता है, पीने योग्य। देखिए शुद्ध जल क्या होता है, स्वादहीन होना चाहिए। अगर आपके जल में स्वाद है समझ लिए कुछ गड़बड़ है, वो सही भी हो सकता है और गलत भी। तो शुद्ध जल क्या होता है, स्वादहीन। अधिक कठोर जल पीने योग्य नहीं होता। ये मृदु जल है। इसको पहचानेंगे कैसे, तो जो आपका साबुन या जो डिटर्जेंट है मृदु जल में घोलेंगे तो झाग अधिक उत्पन्न होगा, और कठोर जल में झाग कम उत्पन्न होगा, यानी इसके मुकाबले इसमें बहुत कम उत्पन्न होगा। आप दो प्रकार के जल ले लीजिए, जिसमें ज़्यादा, अगर वहीं डिटर्जेंट दोनों में डालिए, जिसमें अधिक झाग निकले वो समझिए ज़्यादा अच्छा है, और जिसमें कम निकले वो कम अच्छा है, यानी वो कठोरता की तरह जा रहा है। और जिसमें ज़्यादा झाग निकल रहा है क्या है, मृदु जल। अब मृदु जल पीने योग्य होता है या पीने योग्य नहीं होता। तो ये इसमें दो कारण हो सकता है न पीने के कारण, मतलब कठोर है यानी खराब जल है, पीने योग्य नहीं है, और ये आपका जल पीने योग्य है। इसको मीठा जल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीठा
मीठा जल बोलिए, मीठा जल या ताज़ा जल दोनों बोलते हैं, ताज़ा जल। चलिए यहाँ पाते हैं कठोर जल। ये कठोर होता है कि स्थायी कठोर होता है, क्या होता है स्थायी कठोर, और दूसरा होता है अस्थाई। क्या होता है स्थायी कठोर, और क्या होता है अस्थाई। अब देखिए स्थायी कठोर को दूर नहीं कर सकते, इसको दूर आप इसको सुधार सकते हैं, नहीं सुधार सकते। स्थायी कठोर को आप दूर नहीं कर सकते, जबकि जो अस्थायी कठोर है इसे आप दूर कर सकते हैं। इसे ब्लीचिंग पाउडर डाल के आप शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह दूर कर सकते हैं नहीं दूर कर सकते, क्योंकि यह स्थायी कठोर है। और अस्थायी जो कठोर होता है इसको दूर किया जा सकता है, यानी इसको दूर करके आप पीने योग्य जल को बना सकते हैं। तो जल कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन, मृद जल, इसको ताज़ा जल भी बोलते हैं, और कठोर जल। पहचानें कैसे यह पीने योग्य है, और पहचानें कैसे, इसमें आप डिटर्जेंट या साबुन घोलेंगे तो अधिक झाग उत्पन्न होगा, और इसमें कम या न के बराबर होगा, न भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा कठोर रहेगा तो थोड़ी साबुन झाग देगा, झाग नहीं देगा। अब इसमें कठोर जल में दूध हो गया, एक हो गया स्थायी कठोर और एक अस्थायी कठोर जल। तो स्थायी कठोर जल को आप दूर कर सकते हैं, सॉरी इसको दूर नहीं कर सकते, और इसको दूर कर सकते हैं। ये हुआ आपका जल। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे ध्यान दीजिए, मिसेल हो गया, जल हो गया। अब देखिए यहाँ छोटा सा आप पृष्ठ तनाव देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का मतलब होता है ना, अभी इतना समझ लीजिए कि गर्म जल का पृष्ठ तनाव सबसे कम होता है, उसमें वस्तुएं डूब जाती हैं, और ठोस का पृष्ठ तनाव, सॉरी ठंडे जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ये बहुत खास नहीं है, समझ लीजिए। अब पृष्ठ तनाव, अब देखते हैं आगे, अगला देखते हैं इन सब की क्रिया। आबंध बनाना, जैसे H2 कैसे बनता है। H यहाँ दो है तो ऐसे लिख दीजिए। हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन, कितना होता है परमाणु क्रमांक, इसके बाहरी में एक, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता है। का इलेक्ट्रॉन होता है एक, और यह एक कक्षा है ना, यहाँ कितना चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। कई इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो। तो यह इससे एक ले लेता है और एक इससे, आपका क्या बना लिया, साझेदारी बन गया ना। एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका बंध। कौन सा, हाइड्रोजन H2 का। अगला देखते हैं, ध्यान दीजिए, अगला क्या है, Cl2 है। Cl क्या बनाता है, माइनस बनाता है नहीं। और इसका Cl का देखेंगे तो कितना होता है, 17, 2 8, ध्यान दीजिए 2 8 और कितना 7। तो इसके बाहरी में कितना होना चाहिए, 8। कितना लेगा, एक ले लेगा, एक लेता है माइनस बनाता है। तो देखिए क्लोरीन Cl2 Cl के बाहरी में कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। चलिए 7 लिखते हैं, 7 हो गया। इसके बाहरी में कितना होता है, 7। इसके बारे में कितना होता है, 7। ये एक, इसको 8 चाहिए, इसके बारे में कितना 7, 8 चाहिए तो एक ले ले, कितना हो गया 8। यहाँ से एक ले लेते हो, कितना हो गया 8। कितने कितने साझेदारी का, एक एक का, कितने कितने का, एक एक का। आपका क्या हो गया, ये संरचना, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ले लेगा। फिर अगला देखिए N2 है, कितना है N2, ध्यान दीजिए N2 है। N का परमाणु, N कितना बनाता है, N बनाता है, ध्यान दीजिए N बनाता है -3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, कैट चाहिए 3। अब देखते हैं नाइट्रोजन का होता कितना है, 7 होता है, 2 5। यहाँ बाहरी में इसको 8 चाहिए, कैट चाहे 3 चाहे अब मिलेगा किससे, अपने बगल वाले से। ध्यान दीजिए इसके बाहरी में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। कई इलेक्ट्रॉन बाहरी में, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन लगाए दे। अब देखा यहाँ कितना हो गया, 2। अब एक कैट होना था -3 ना, यानी कि 3 ठेले था, कैट ले था 3 ठे, तो ये ले कैसे, इनसे बगले वाले से ले ले। अभी तो दे दे 3, इन्हों के 3 ठे चाहे, तो यह ले गए ट्रांसफर। तो कितने कितने साझेदारी होगी हो, 3 का लेन देन हो। तो कहा गया ट्रिपल बंध। कौन बंध हो गया, ट्रिपल बंध। समझ में आया। अब बंध से याद आया, एक चीज़ और जान ली, ट्रिपल बंध है, समझ में आया। चलिए एक बंध होता है, इसमें बोलते हैं सिग्मा बंध। कौन बोलते हैं, सिग्मा बंध। अगर कहीं एकल बंध है तो इसे क्या बोल रहे हैं, सिग्मा बंध। इसको डिनोट कैसे करते हैं, दिखाते हैं सिग्मा से। अगर डबल बांड है, कितना डबल बांड, तो एक सिंगल बांड होगा और एक पाई बांड, एक क्या होगा, पाई बांड। अगर ट्रिपल है, क्या है ट्रिपल, तो एक सिग्मा बंध होगा और 2 पाई बंध होगा। कितना, 2 ठो पाई बंध। अगर 4 है तो एक सिग्मा होगा और 3 पाई बंध, 3 पाई आबंध। बंध कहिए आबंध दोनों एक ही होता है। चलिए N2 का हो गया। अब देखिए O2 का ऑक्सीजन कितना बनाता है, -2, और ऑक्सीजन होता है कितना है, 8, 2 6। इसको बाहरी में कितना चाहिए, 8 चाहिए। कितना चाहिए, 8। या देखिए यह याद करिए, इसको 2 चाहिए तो
चलिए देखते हैं, ऑक्सीजन ऐसे है, इसके बाहरी में होता कितना है, 6 होता है। कितना होता है, 6, ये याद करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या 6 की बुक में दिया है। ये कैसे होता है, KLMN में, KLMN में होता है, यही चीज़ है। ये 2 2 4 2 6, यहाँ भी कितना चाहिए आपका, 6 इलेक्ट्रॉन। कई इलेक्ट्रॉन 6 चाहिए। अब ध्यान देखो 6 चाहे ना, ये 2 बनाओ तो -2 यानी 2 चाहिए। 2 से ले ले, तिहुक तो चाहे इहुक दे 2 ऐसे होगी। किन्ने किन्ने साझेदारी के 2 इलेक्ट्रॉन का, कई इलेक्ट्रॉन का 2 यानी डबल बॉन्ड बन गया ना। एक खे सिग्मा बंध और एक खे पाई आर बंध। ये आपका क्या हो गया, O2 का हो गया। किसका हो गया, O2 का। चलिए अगला आपका है NH3 है। क्या है, NH3। ध्यान दीजिए, NH3 नाइट्रोजन क्या बनाता है, -3। और हाइड्रोजन क्या बनाता है आपका, प्लस बनाता है। नाइट्रोजन एक है ना, तो बीच में लिखिए, और हाइड्रोजन एक यहाँ लिखिए, एक यहाँ लिखते हैं, और एक ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत। NH3 ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन के बाहरी में कितना होता है, 5 होता है। एक इस साइड लिखते हैं, एक इस साइड, एक इस साइड, 2 यहाँ लिखते हैं। एक हाइड्रोजन के बाहरी में 1 हो गया। हाइड्रोजन की कितना चाहिए, 2 दे दो। हाइड्रोजन की भी कितना चाहिए, 2 दे दिया। इसको भी कितना चाहिए, 2। लेकिन नाइट्रोजन कितना चाहिए, 3 देता, 3 देता ना, 3 दे दे। अगर 3 ले ले, देखो क्या होता, माइनस होता ना, एक चित अपन ले ले ना। अभी 3 माइनस बना तो ले के दे, ले तो कई ले, 3 तो सबसे ले ले, एक खेन से ले, एक खेन से और एक खेन से। तो का हो गया, इसे नाइट्रोजन में कई बंद हो गया, एक का, कई का, एक का। समझ में आए, कोई दिक्कत यहाँ तक। पहले हाइड्रोजन एक ले लिया, फिर नाइट्रोजन सबसे 5 था, इसको 8 चाहिए, 6 7 और 1 8। ये किसका बन गया, N2 का। किसका बन गया, N2 का। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दो। अब ये हो गया। अब देखिए अगला CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको सूक्ष्म बर्फ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म बर्फ। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2। ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन के बाहरी में कितना होता है, यही बना, ऑक्सीजन क्या बनाता है, -2। और इसके बाहरी में कितना होता है, 6। कितना चाहिए, 8 चाहिए। चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसका दर्शाते हैं। बाहरी में कई इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कितना, 6। यहाँ भी कई थे, 6 दर्शा दिए। अब कार्बन में कितना होता है बाहरी, कार्बन नहीं लिखा गया, देख लिए। कार्बन कितना है, 6 2 4। इसके बाहरी में कितना होता है, 4। दर्शा देते हैं, दर्शा दिए। अब देखिए ये ऑक्सीजन, इसको 2 चाहिए, ले लिया। कितना हो गया, 8, क्योंकि ऑक्सीजन -2 बनाता है, 2 चाहिए। इस तरफ भी तो ऑक्सीजन है, यहाँ भी आप क्या है, 2 माइनस ले लिया, ये हो गया। अब कार्बन दे दिया ना, कार्बन 2 इसको दिया, 2 इसको फिर ले लेगा, यानी साझेदारी करेगा। कितना हो जाएगा, 2 2। तो कैसे हो गया, साझेदारी बॉन्ड। तो क्या हो गया, CO। समझ में आया। पहले कार्बन 2 दिया, फिर दे दिया 2, इससे भी साझेदारी किया और इससे भी, दोनों आपस में क्या साझेदारी। ये ऑक्सीजन उस तरफ घूम के नहीं जाएगा लेने, ये इससे लेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है अगला है S8 है। कितना है, S8 यानी 8 S है। तो S का कितना होता है, परमाणु क्रमांक ध्यान दीजिए। कार्बन कितना, 6 2 और 4। यस का कितना होता है, 16 2 8 6। और यस बनाता कितना है, -2। ये याद करिए, जरूरी ये है, ये याद करेंगे और ये दोनों बड़े आसान हो जाएगा। -2 का मतलब इसको 2 चाहिए, कैट चाहिए, 2 है। तो ध्यान दीजिए, जो S8 होता है ना, रिंग संरचना बनाता है। कैसा संरचना बनाता है, रिंग माने क्या होता है, गोला। चलिए S8 का देखते हैं, ध्यान दीजिए। S8 ये गोला संरचना बनाता है। कैसा बनाता है, गोला। देखिए 8 पहले यस करिए, 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके बाहरी में कितना रहता है, ध्यान दीजिए, कितना रहता है, 6। कितना रहता है, 6। इसके बाहरी में कितना रहता है, 6। चलिए 6 करते हैं, बाहरी में 6, बाहरी में 6, बाहरी में कितना, 6। इसके बाहरी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको चाहिए 8, तो 2 इनसे ले लिया, कितना हो गया, 8 हो गया।
अब चलिए इधर से चलिए या इधर से, दोनों एक ही हुआ, ये हो गया 8, इसका कम होगा, ये इसको भी 2 चाहिए, इनसे ले लिया, कितना हो गया 8, ये हो गया, इसको भी 2 चाहिए, इससे ले लिया, कितना हो गया 8, इसको भी 2 चाहिए, इनसे ले लिया, कितना हो गया 8, इसको भी 2 चाहिए, इससे ले लिया, कितना 8, इससे भी 2 चाहिए, इससे ले लिया, कितना 8, अब इससे भी ले लिया 2, 8, इसको भी चाहिए 2, इससे ले लिया 8, इसको भी चाहिए ना तो 2 ऐसे ले लिया। अब देखिए इसमें कितने कितने के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि जो आपका सल्फर होता है -2 बनाता है, यानी 2 इसको चाहिए, और यहाँ पर यहाँ 16 होता है, कितना होता है 2 8 6, बाहरी में कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 8 होते ही क्या बन जाता है आपका अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेता है। हर तत्व अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि तब वो पूर्ण स्थायी हो जाते हैं और अक्रिया में भाग नहीं लेते। हर तत्व का सपना होता है कि हम अक्रिय गैस बन जाएं, ताकि किसी अक्रिया में भाग न लेना पड़े। जब तक अक्रिय गैस नहीं बनेंगे तब तक वो संरचना में भाग लेते रहेंगे, अक्रिया करते रहेंगे। अब देखिए आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में 18वां जो है उपकोष, उसमें क्या ये सभी अक्रिय गैस हैं। कौन से गैस हैं, अक्रिय गैस। इस तरह आपका S8 का बन गया, क्या बन गया S8 का। इस तरह से ये वीडियो आपका समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका जो पढ़ाया जाएगा वो IUPAC जो आपकी बुक में दिया है बहुत अच्छे से होगा। इसमें आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। जो कुछ थ्योरी छूटा है वो पार्ट 2 में कंप्लीट होगा और पार्ट 3 में आपका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। ओके, धन्यवाद।